वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। एक छोटा सा गांव था विश्रामपुर, जहां विवेक नाम का एक किसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अपनी पत्नी प्रियमवदा के साथ रहता था। विवेक दिल का सच्चा और बेहद ईमानदार कृषक था। वो देर शाम तक अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और जो भी अनाज पैदा होता उसे घर ले आता। विवेक ने प्रियमवदा से कहा, बस प्रियमवदा, खेत में जितना भी खरपतवार था वो मैंने एक एक करके हटा दिया है। अब बस मेघराज यानी बारिश का इंतजार है। पता नहीं ये भगवान कब बरसेंगे। चलो, खेत तो मैंने जैसे तैसे जोत दिया है, अब बस ऊपर वाले के हाथ में है। आप भी ना छोटी छोटी बातों की चिंता करने लग जाते हो। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। विवेक की मानो भगवान सुन ही लेते हैं और उसी रात जोरदार बारिश होती है। अगली सुबह विवेक अपने दोनों बैलों मोती और हीरा और हल को लेकर खेतों की ओर निकल जाता है। अजी सुनिए, दोपहर हो गई है, खाना खा लीजिए। बस पूरे दिन काम काम, कुछ अपना भी ख्याल रखिए। विवेक दोपहर का खाना खाकर फिर अपने काम पर लग जाता है और शाम होते होते पूरा खेत जोत देता है। अजी, आ गए आप? बैठिए, मैं आपको खाना लगा कर देती हूँ। प्रियमवदा, मेहनत करके रोटी खाने का अपना अलग ही स्वाद है। प्रियमवदा अंदर से खाना लाकर देती है, जिसे विवेक बड़े प्यार से खा लेता है। अरे, ये बातें छोड़िए। आप पिछली बार की तरह वो साहूकार धर्मपाल हमारा पूरा धान ले जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक उसका ब्याज नहीं चुकाया है। अरे भाग्यवान, आगे का आगे देखेंगे। बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर मैं भी खेती के साथ साथ कोई अच्छा सा व्यापार कर लूंगा। कुछ महीनों के बाद विवेक की पूरी फसल पक कर तैयार हो जाती है। विवेक सारी फसल को बैलगाड़ी में लाद कर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है, तभी गांव का साहूकार धर्मपाल वहां आ जाता है। धर्मपाल ने अकड़ कर कहा, वाह, क्या बात है विवेक, इस बार फसल अच्छी हुई है। चल एक काम कर, सारा धान मुझे दे दे, मैं तेरा सारा ऋण चुकता कर दूंगा। नहीं साहूकार जी, अगर मैंने सारा धान आपको दे दिया तो फिर हम क्या खाएंगे? अच्छा नमक हराम, मेरा पूरा ब्याज तो तू खा गया, उससे तेरा पेट नहीं भरा और क्या तू मुझे खाएगा? बाहर शोर शराबा सुनकर विवेक की पत्नी प्रियमवदा बाहर आती है। प्रियमवदा ने विनती की, साहूकार जी, हम धान बेचकर आपका पूरा ब्याज चुका देंगे। इन्होंने बहुत मेहनत की है, इस बार हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? वो भी तुम लोगों को? क्यों? मैंने माफी की दुकान खोल रखी है? मुझे नहीं पता। मैं इस बार तुम्हारा पूरा धान ले जाऊंगा। तुम लोगों को बहुत दिन हो गए हैं राम का खाते खाते। ऐसा बोलकर साहूकार धर्मपाल पूरा धान बैलगाड़ी में लगवाकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगा? अगर मेरी किस्मत में भूख लिखी थी तो इतनी फसल क्यों दी? अजी आप रोइए मत, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। तभी वहां से श्रीपाल काका गुजर रहे थे। वो विवेक को इस हालत में देखकर वहीं रुक जाते हैं।
श्रीपाल काका ने पूछा। अरे विवेक बेटे, क्या हुआ? लगता है मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया है। चिंता मत कर, तेरी काकी भी रोज मुझसे झगड़ती है। नहीं काका, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। विवेक ने ऐसा बोलकर साहूकार वाली सारी बात श्रीपाल काका को बता देता है। श्रीपाल काका ने कहा, अरे विवेक बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ। तो महाराज वीर प्रताप के पास जा, उनके पास वैसे भी बंजर भूमि पड़ी हुई है, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। ऐसा बोलकर श्रीपाल काका वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में विवेक भी राजमहल की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे राजमहल पहुंचने में पूरा एक दिन लगा। महाराज, मैं इस राज्य का एक छोटा सा किसान हूँ। ऐसा बोलकर विवेक बेचारा वहीं पर रोने लगता है। अरे भाई, रोने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तुम खुलकर बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें रोना आ गया? राजा वीर प्रताप की बात सुनकर विवेक उस नरभक्षी साहूकार धर्मपाल की पूरी पोल खोल देता है। राजा क्रोधित होकर बोले, हमारे राज्य में प्रजा के साथ ये जुल्म हो रहा है और हमें पता ही नहीं। सेनापतियों, जाओ और उस साहूकार को हमारे सामने हाजिर करो। उसको बहुत दिन हो गए प्रजा का खून चूसते हुए। राजा का आदेश सुनकर सेनापति तुरंत उस साहूकार को पकड़ने के लिए वहां से निकल जाते हैं। विवेक ने हिम्मत करके कहा, महाराज, मैं चाहता हूं आपकी बंजर भूमि पर मैं इस बार खेती करूं। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो भूमि कई सालों से बंजर पड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता उसमें फसल अच्छी होगी। महाराज, मैं उसको फसल के योग्य बनाऊंगा। मेहनत देखकर पहाड़ भी अपने घुटने टेक देता है। ये तो बंजर भूमि है। ठीक है, तुम मेरी बंजर भूमि पर निर्भय हो खेती कर सकते हो और तुमसे कुछ नहीं लिया जाएगा। ऐसा समझ लेना, वो खेत तुम्हारा ही है। विवेक की बातें सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए। अगले दिन सेनापतियों ने साहूकार को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने व्यंग से कहा, आइए आइए साहूकार धर्मपाल जी, आपकी हमने बहुत चर्चा सुनी है। लगता है गरीबों का खून पिए बगैर आपका पेट नहीं भरता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं विवेक को सारा धान लौटाने को तैयार हूँ और उसका पूरा ब्याज ही रफा दफा कर दूंगा। नहीं नहीं साहूकार जी, आज आप विवेक को सब कुछ लौटाने को तैयार हो, फिर आपको आजाद छोड़ दिया जाए तो आप किसी रमेश को परेशान करोगे। वो कहते हैं ना, एक चिंगारी पूरे समाज में आग लगा देती है। सेनापतियों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इस नरभक्षी साहूकार को और बंद कर दो कारावास में। राजा की आज्ञा पाते ही सेनापति साहूकार को वहां से ले जाते हैं और गुप्त कारावास में डाल देते हैं। अब विवेक भी राजा की आज्ञा पाते ही राजमहल से निकल गया था। प्रियंवदा ने पूछा, अजी, क्या हुआ? आज तो काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। अरे, खुशी की तो बात है प्रियंवदा। अब राजा के खेत में हम खेती बाड़ी करेंगे और उस साहूकार को भी राजा ने कारावास में डाल दिया है। अब हमारा धान कोई नहीं ले जाएगा। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था हमारे राज्य का राजा इतना दयालु है। बस अब बारिश हो जाए। हाँ प्रियंवदा, हमारी मेहनत और लगन को देखकर भगवान जरूर बरसेंगे। अब विवेक की मनोकामना भगवान ने एक बार फिर पूरी कर दी। उसी रात जोरदार बारिश हुई और मानो पूरी रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह
विवेक फिर अपने बैलों को लेकर खेत आ गया था और वो खेत की अच्छी तरीके से जुताई करने लगा। तभी अचानक उसके दोनों बैल एक जगह पैर थाम लेते हैं। अरे क्या हुआ मेरे मोती और हीरा? जल्दी चलो, हमें और भी तो काम करना है। मुझे लगता है जमीन में कोई चीज ने मेरे हल को जकड़ लिया है। मुझे यहाँ पर खोद कर देखना चाहिए। आखिर ऐसी क्या चीज है जो मेरे मोती और हीरा को रो रही है? विवेक वहां पर खुदाई करने लगा और वो देखता है कि वहां पर तो एक सोने का घड़ा निकला है। ये देखकर विवेक जल्दी उस घड़े को उठाता है और सीधा अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे ये क्या, सोने का घड़ा! वाह जी वाह, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। नहीं प्रियमवदा, ये घड़ा राजा के खेत में निकला है। मैं राजा को वापस लौटाने जा रहा हूँ। पहले भी राजा ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि राजा ने हम पर उपकार किए हैं। मान लो आपने राजा को ये घड़ा लौटा दिया, फिर राजा आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर सिक्के थे, वो कहाँ गए? ऐसा कुछ नहीं होगा प्रियमवदा। हमारा राजा ऐसा नहीं है। ऐसा बोलकर विवेक वो सोने वाला घड़ा लेकर राजमहल की ओर रवाना हो गया। विवेक ने महाराज से कहा, महाराज, मैं जब जुताई कर रहा था तो आपके खेत में मुझे ये सोने का घड़ा मिला है। मैं आपकी संपत्ति वापस लौटाने आया हूँ। विवेक, घड़ा मिला है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर निकला होगा। वो कहाँ पर है? अब विवेक सोचने लगा कि मेरी पत्नी ने सही कहा था, लेकिन मैं ही मूर्ख था। क्या सोच रहे हो विवेक? जरूर इसके अंदर सोने के सिक्के निकले हैं। तुम खुद बचने के लिए ये घड़ा मेरे पास लेकर आए हो और सोने के सिक्के वहीं पर ही छुपा दिए हो। नहीं महाराज, ये घड़ा बिल्कुल खाली था और जैसा था वैसा मैं आपको लौटाने आया हूँ। सेनापतियों, इस लालची किसान को पकड़कर कुछ दिन के लिए कारावास में डाल दो। अब बेचारे विवेक को झूठे आरोप में कारावास में डाल दिया जाता है। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती तो आज ये दिन मुझे देखना न पड़ता। ये सब बोलते हुए विवेक को राजा भी सुन लेते हैं। उन्होंने किसान से पूछा कि वो ये सब क्यों कह रहा है। तब विवेक ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और विवेक को तुरंत कारावास से बाहर कर दिया गया। राजा ने कहा, विवेक, हम तुम्हारी पत्नी प्रियमवदा से मिलना चाहते हैं। जरूर महाराज, मैं उसे आपके राजमहल लेकर आता हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर विवेक राजमहल से चला जाता है। प्रियमवदा से बातें करने के बाद राजा को पता चल गया था कि वो कितनी बुद्धिमान है। किसान की पत्नी को राजा ने खजाने का मंत्री बना दिया था और उन्हें रहने को घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।